हाँ भाई, तो पिछले क्लास में बात हुआ था कार्य ऊर्जा परिमेय पढ़ेंगे आज हम, है ना। तो कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता है देखिएगा, कार्य ऊर्जा परिमेय अगर अभी मैं पढ़ा दूं और बहुत समय बाद पूछो कि भैया बताओ कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता है, तो बच्चे बोलते सर ये क्या होता है बे। तो ये जो मैं पूछ रहा हूं ना, जो मैंने अभी पूछा है, इसी में इसका जवाब है। कार्य ऊर्जा परिमेय कार्य तथा ऊर्जा के बीच के संबंध को बताता है। ये कार्य किया गया कार्य कौन करता है? कार्य, बल। तो दुनिया के जितने भी बल होते हैं ना, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। कौन सा ऊर्जा साहब? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा डायरेक्ट नहीं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यह आपका कार्य ऊर्जा परिमेय। देखो, कार्य ऊर्जा परिमेय कार्य और ऊर्जा के बीच में संबंध को बताता है। दुनिया के सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्या आगे चल के बल के कई प्रकार आप पढ़ेंगे, जैसे तनाव बल, ये तो आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। घर्षण बल, आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स जिसको बोलते हैं बेटा, इंटरनल बल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक बात बताओ, ये कार्य ऊर्जा परिमेय में कौन सा फोर्स अपन लेंगे? आपको याद होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत में हम कहते थे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर बाहरी बल का मान क्या है? जीरो है, तो वस्तु तथा या निकाय जिस पर बाहरी बल का मान शून्य है, उसका संवेग संरक्षित रहता है। मतलब प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। कब? जब बाहरी बल का मान जीरो हो। अगर आंतरिक बल लग रहा हो तो उसको आंतरिक बल से कोई मतलब ही नहीं है। यदि किसी निकाय किसको कहते हैं? एक वस्तु, दो से ज्यादा या यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स को भी आप निकाय मान सकते हैं। तो जिसको भी आपने निकाय माना है, उसमें यदि बाहरी बल शून्य है तो उसका संवेग संरक्षित रहेगा। आंतरिक बल के बारे में तो नहीं, आंतरिक बल लग रहा हो या नहीं लग रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि बाह्य बल शून्य है तो संवेग संरक्षित रहेगा, यदि बाहरी बल लगा है तो संवेग संरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है सर। लेकिन कार्य ऊर्जा परिमेय में इंटरनल फोर्स का भी वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अच्छा, आगे चल क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, संरक्षित और असंरक्षित बल। अगर आपने नाम कभी सुना है तो इसमें कौन सा वर्क आएगा, संरक्षित का या असंरक्षित का? तो इसमें कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क इंक्लूड होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क इंक्लूड होता है। अच्छा, स्यूडो फोर्स का वर्क भी आ जाएगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल, स्यूडो फोर्स का भी वर्क हो जाएगा। तो देखो यहां पे लिखा है सभी बलों द्वारा, सभी मतलब ऑल, और ऑल मींस ऑल, जितने भी बल आप जानते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता है कि ये किसी स्थिति पर लगेगा, किसी स्थिति में नहीं लगेगा, इस कंडीशन में वैध है, इस कंडीशन में अवैध है, ऐसा कोई नियम नहीं होता इसमें सिंपल कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बल हैं, अगर वो वस्तु पे लग रहे होंगे और कार्य करेंगे तो उसका कार्य किया गया उसके वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ये नियम है, बस बहुत छोटा सा आसान सा नियम है, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यहां पे देखिएगा, यदि मैं ऐसा मानूं कि कार्य जीरो है, एक केस मानते हैं कि कार्य यदि जीरो है, किस पर कार्य जीरो है? किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य जीरो है, नेटवर्क। जब वर्क लिखूं तो सिर्फ वर्क लिखूं तो नेटवर्क जीरो है, किया गया कार्य जीरो है, तो कार्य जीरो, तो डेल्टा के ही क्या हो जाएगा बोलो इस नियम के अनुसार? सर डेल्टा के ही हो जाएगा जीरो। किसी चीज में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है? किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब वो नियत है। वो क्या है? नियत है। तो ये बात तो कार्य पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कार्य आपके जीवन का पहला ऐसा अदिश भौतिक राशि था, अदिश जिसके पास दिशा नहीं होता है, लेकिन वो प्लस माइनस और जीरो हो सकता है। यह आश्चर्य वाली बात मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि अभी तक, उससे पहले तक जितने भी हम भौतिक राशि पढ़ते थे, जैसे समय, दूरी, चाल, द्रव्यमान, ये सारे के सारे अदिश हैं, इनके पास दिशा नहीं है, तो ये हमेशा धनात्मक होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? ये धनात्मक, सॉरी यहाँ हमेशा धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकते क्योंकि अदिश है। और वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये कैसे भौतिक राशि है? ये सदिश है, इसके पास दिशा भी होता है। ये सदिश भौतिक राशि है ना, बल, वेग, त्वरण, इनके पास दिशा होता है, इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब बताओ, -10 मीटर पर सेकेंड और +10 मीटर पर सेकेंड, वेग किसका ज्यादा है? +10 मीटर पर सेकेंड या -10 मीटर पर सेकेंड? दोनों वेग बेटा बराबर है।
तो फिर इनमें किस चीज का फर्क है? प्लस और माइनस से ज्यादा कम पता नहीं चलता? नहीं, प्लस और माइनस दिशा को बताता है, और जितने भी सदिश भौतिक राशि होते हैं उनके पास दिशा होती है, और ये प्लस और माइनस दिशा को बताते हैं। इसलिए अदिश भौतिक राशि जिनमें दिशा नहीं है वो हमेशा धनात्मक होते हैं। ठीक है, कार्य कैसा है? अदिश है साहब, अदिश है तो दिशा नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दिशा जब होगा नहीं तो प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस अभी तक तो दिशा को बताता था, लेकिन कार्य की वैल्यू प्लस और माइनस होती है। तो प्लस और माइनस होने का भौतिक मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एक बात तो हो गई कि प्लस और माइनस और जीरो कब होगा, तो ये पहले लेक्चर में मैंने आपको दिखा दिया था कि बल और विस्थापन के बीच में कोण 0 या 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 से कम हो तो कार्य पॉजिटिव होगा। जब कोण बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है तो कार्य शून्य होगा। जब बल और विस्थापन का बीच कोण 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। तो ये बात तो तब ये हुई ना कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा। अब बात यह कि पॉजिटिव वर्क का मतलब मैं क्या समझू? किसी ने बोला कि पॉजिटिव वर्क हुआ कार्य वस्तु पर, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? इसका मतलब मैं समझूंगा कि किसी ने उस पर काम कर दिया है, काम कर दिया उसका किसी ने, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी उसमें इंजेक्ट कर दिया। किसी पे वर्क मैंने निगेटिव किया है तो निगेटिव किया तो मतलब क्या हो, किसी ने उस पर निगेटिव का वर्क कर दिया, मतलब उसकी एनर्जी बाहर निकाल ली। कौन सी एनर्जी बाहर निकाल ली? काइनेटिक एनर्जी बाहर निकाल ली। अब देखो यहां रिलेशन से बात आपको प्रूफ हो जाएगा। देखो मान लो कि मैंने वर्क बोला निगेटिव, तो यहां देख केस 2 देखो, केस 2 देखना, वर्क है निगेटिव, ऋणात्मक हो, नेट वर्क डन बॉडी पे कैसा है? निगेटिव। अगर ये माइनस है तो डेल्टा के ही क्या हो जाएगा? डेल्टा के ही हो जाएगा निगेटिव। किसी भी चीज के परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर मैं कह रहा हूं कि अंतिम माइनस प्रारंभिक निगेटिव है तो प्रारंभिक की वैल्यू बड़ी होगी, अंतिम की वैल्यू छोटी होगी, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यदि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा आपको कम होता हुआ दिखाई दे तो आप समझिएगा कि उस पर नेट वर्क डन निगेटिव हुआ है। नेट वर्क डन की बात कर रहे हैं अपन, क्या हुआ है? निगेटिव हुआ है। और केस 3 यदि कहा जाए कि वर्क डन मेरा नेट वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा के की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अगर डेल्टा के पॉजिटिव होता है, और डेल्टा के का मतलब क्या है? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक बराबर पॉजिटिव। अंतिम गतिज ऊर्जा ज्यादा है, और अंतिम गतिज ऊर्जा ज्यादा है पहले से, मतलब गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोई भी वस्तु जिसका आप गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उस पर किसी ने वर्क किया है पॉजिटिव, ठीक है ना। उस वस्तु पे नेट वर्क डन कैसा हुआ है? पॉजिटिव। एक छोटा सा एग्जांपल भी देख सकते हो। जब बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखना। इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर फेंकता हूँ, तो तुम 1D से पढ़ते आ रहे हो, ऊपर फेंकोगे तो सर इसकी स्पीड कम होगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ग्रेविटी निगेटिव वर्क कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। जैसे इसको मैं छोड़ रहा हूँ, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो ग्रेविटी ने इस पे पॉजिटिव वर्क करा है। सीधी सी बात है। मैं क्यों हर बार बल और विस्थापन का दिशा देखूंगा? नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा कि वस्तु का नेट काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर वस्तु का नेट काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो उस पर नेट वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, और वस्तु का नेट काइनेटिक एनर्जी घट रहा है तो उस पर नेट वर्क डन निगेटिव हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो उस पर नेट वर्क डन 0 होगा। यह है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से इसको लिखिए और अपनी भाषा में जितनी बातें लिख सकते हैं और लिखिए, ठीक है भाई। चलो देखो, एक बहुत पहले सवाल पूछा था, ये एक बोट है साहब, बोट है m मास का, उस पे F बल लगाया, और एक दूसरा बोट है 2m मास का, उस पे भी F बल लगाया, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है। जब तक मैं बात ना करूं तब तक स्मूथ सरफेस ही बोलेंगे। ये इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे इनका प्रारंभिक वेग 0 था। इसको खींच के लेके जा रहा है इस बल, ये बल इसको खींच के यहां ले आया। जब ये यहां पहुंच गया था तो इसका कुल विस्थापन तय कर लिया था इसने s, इस पे बल लग रहा था F, और ये कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लिया K, ठीक है भाई। इस वस्तु को इसी बल द्वारा खींच के यहां पहुंचा दिया मैंने। अंतिम स्थिति दोनों का एक ही जगह पे है, इस पे बल लग रहा था F। इसका भी विस्थापन कितना हुआ साहब? S। इसको लगातार मैं F बल से खींच रहा था तो इस विस्थापन के बाद इसमें गतिज ऊर्जा हो गई Ke2। तो बताइए Ke1 बाई Ke2 का अनुपात क्या होगा? Ke1 बाई Ke2। देख भाई, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे निर्भर करता है ना, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे निर्भर करता तो है ना। देखो याद करा देता हूं, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि मैंने ग्राफ बनाया था, किसका? काइनेटिक एनर्जी और मास का। ग्राफ ऐसा था कि नहीं था बोलो। फिर एक और ग्राफ बनाया था,
काइनेटिक एनर्जी और मास का ये ग्राफ ऐसा था, कैसा था, ऐसा था। तुम व्याकरण कंफ्यूज हो गए थे, मैं बोला था दोनों ग्राफ सही होगा, बिल्कुल दोनों सही होगा, लेकिन कब? जब यहां पे मैं वेग को नियत मानूं, याद करो हाफ mv² तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट सबका एक समान वेग है, तो उनका गतिज ऊर्जा का जब वैल्यू देखोगे तो द्रव्यमान के समानुपाती होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। बहुत आसान बात है साहब, ये हम बहुत डिस्कस करते आ रहे हैं। दूसरा, अगर मैं दूसरा रिलेशन देखूं, फॉर्मूला देखूं काइनेटिक एनर्जी का p²/2m, अगर मैं संवेग को नियत मान लेता हूं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनका संवेग नियत है, संवेग फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ मास, इसलिए ग्राफ कैसा बना है? अति प्रवलयाकार। ठीक है साहब। अब आज मैं काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ ऐसा बना देता हूं, और मैं तुमसे कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी मास में निर्भर ही नहीं करता। अब ये ऐसा सवाल है जो बच्चे को लगातार स्ट्रेस डाल के वर्क एनर्जी थ्योरम में बार बार समझाते हैं, लेकिन फिर साहब वो मुंह उठा के आ जाता है कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, सर कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे निर्भर ही नहीं करता, सर हमने तो पहले दिन ही पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी मास पे तो निर्भर करता है। सर गलत है। अबे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है पढ़ लिया ना, काइनेटिक एनर्जी p²/2m देख लिया ना सारा डिस्कशन उसका। अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं करता, वो बल इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ विस्थापन पे निर्भर करता है, और वही वर्क का फॉर्मूला है। अगर किसी वस्तु पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसका नियत हो, ये गिवन हो, तो गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, और यही इस सवाल में है। देखो यहां पे इसका वेलोसिटी मैंने 0 माना है, t = 0 पे, इसको ऊपर लिख देता हूं नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। t = 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बोलो 0, अंतिम गतिज ऊर्जा बोलो k1। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ओरली सॉल्व करना है यार। k1 - 0 तो k1 ही हो गया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी आएगा k1 = वर्क डन। क्योंकि मैं हाफ mv² क्यों लिखूं, क्योंकि वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, मैं जो लिख सकता हूं आसानी से विजुअलाइज कर सकता हूं उसको लिखूंगा ना। इसमें बल कितना लग रहा है F, और कितने दूर तक ये बल लगता गया है इस विस्थापन तक, तो वर्क डन हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 = वर्क डन हो जाएगा F.S, और काइनेटिक एनर्जी 2 जब मैं लिखूंगा तो ये भी वर्क के बराबर होगा साहब, एंड ये वर्क डन हो जाएगा F डॉट क्या होगा बेटा, F डॉट। इस पे बल कितना लग रहा है, विस्थापन कितना हुआ S, ले भाई। अब बता दोनों का रेशियो क्या हुआ। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे नियत ही नहीं करता है साहब। यदि बल और विस्थापन दिया हो तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में द्रव्यमान है ही नहीं। ये ग्राफ रट ले, कई बार तुमको यहाँ पे ऐसा रिलेशन लिखा हुआ मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होता है m का पावर 0, मतलब ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निर्भर ही नहीं करता द्रव्यमान पे। कब नहीं करता, जब आपको बल और विस्थापन नियत दिया हो। वो कह रहा है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें मैं F ही बल लगाऊंगा इस दूरी तक, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें डेवलप होगी वो उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। समझ में आया ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखें, फटाफट लिखिए साहब। लिख लिया क्या? चलो आगे देखो, फटाफट देखो। सुन भाई, ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन कर लिया। अब यहीं पे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी 1:1 तो आ गया, तू मुझे बता संवेग का अनुपात। काइनेटिक एनर्जी K1 संवेग P1, काइनेटिक एनर्जी K2 संवेग P2, P1/P2 का रेशियो बताओ। ओहो हो, अब ये कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपको फिर से वर्क शुरू करने से पहले और एनएलएम खत्म करने के बाद एक चीज समझाया था। वर्क शुरू करने से पहले और एनएलएम खत्म करने के बाद कितना बल और कितनी देर तक, कितना बल और कितनी दूर तक, ये दोनों अलग है और इनका रिलेशन अलग अलग भौतिक राशि को परिभाषित करता है। जैसे संवेग की बात करेगा तो तुम देखो कितना बल और कितनी, संवेग को परिभाषित करने के लिए, संवेग की फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? कितना बल और कितनी देर तक। लेकिन साहब यहां पे कितना बल है, ये F कितनी दूर तक दिया है, देर की तो बात ही नहीं करी। और ऑब्वियस सी बात है, इसका द्रव्यमान कम है तो जल्दी पहुंच जाएगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो धीरे धीरे पहुंचेगा, समय अलग अलग लगेगा, लेकिन हमें पहुंचाना यहीं पे है। तो क्या करें बोल, कैसे कैलकुलेट करें?
संवेग तो होता है साहब एफ डॉट T1, इसमें टाइम T1 लगा होगा, बल F है, इज इक्वल टू डेल्टा P। इससे तो नहीं देख पा रहे हैं, तो संवेग का एक दूसरा रिलेशन देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा सर? रूट अंडर mk। तो यहां पे अगर संवेग में इसका लिखो, अगर मुझे k1 पता है तो मैं लिख सकता हूं P1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2m k1, और मैं P2 को लिख सकता हूं रूट अंडर 2m k2। ठीक है सर, बढ़िया। अब अनुपात देखने के लिए P1 और P2 से मैं भाग दे देता हूं। जैसे मैं भाग दूंगा P1 की वैल्यू रूट अंडर, ओ हो मास भी तो उसका m है और इसका मास 2m है, तो एक मिनट m1 m2 लिख लो फिलहाल के लिए, है ना। तो भाग दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर 2m1 k1 बटा रूट अंडर 2m2 k2। ठीक है भाई। अब ऐसे क्या कटेगा बोलो? k1 से k2, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में f डॉट s गिवन है, दोनों के लिए सेम है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहाँ पे आया भी है 1:1, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये साहब आ जाएगा आपका रूट अंडर m1 बाई m2। m1 इज m एंड m2 इज 2m, ये कैंसिल होगा, तो P1 बाई P2 का जो रेशियो आया है 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। P1 बाई P2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:√2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज। लिख ले भाई, हट जाता हूँ, लिख ले पहले तो ही लिख ले। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल। तो एक एनएलएम में बड़ा बढ़िया सवाल बताया एक, कि एक आणत तल है, आणत तल का या आणत कोण है थीटा, आणत तल का आणत कोण है थीटा। यहां से आणत तल की आधी लंबाई है जो कि स्मूथ है, μ0 है, और बची हुई आधी लंबाई है s जो कि रफ है, जो कि कैसा है? रफ है। अब यहां से एक वस्तु को मुक्त करा, क्या किया साहब? वस्तु को मुक्त किया, तो इसका वेग 0 था। भागता हुआ आया, और जब यहां आया तो इस पर फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि ये चलता हुआ आया है, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रेविटी अभी भी खींच रहा है, यहां पहुंचा, और इसकी चाल धीरे धीरे कम होते होते यहां भी विराम में आ गया। इसलिए सवाल में दिया हुआ, तुमने पूछ नहीं सकते सर कैसे, सवाल में दिया होगा, रुक गया, ज्यादा घर्षण रहा होगा, रुक गया। तो घर्षण गुणांक यदि म्यू है तो म्यू का मान बताएं थीटा के संबंध में, कोण के संबंध में, कोण के संबंध में। अब ये सवाल है एनएलएम का, और एनएलएम के मॉड्यूल में भी है। इसका सॉल्यूशन आप एनएलएम के तरीके से भी कर सकते हैं। एनएलएम के तरीके से कैसे करेंगे? आप यहां से इसका त्वरण देख लीजिए, जी साइन थीटा होगा त्वरण इसका, ये बराबर क्या होगा बोलो? जी साइन थीटा आणत तल पे चल रहा है, जी साइन थीटा से भागता यहाँ पहुंचेगा। फिर यहां पे पहुंचने के बाद नीचे की तरफ जी साइन थीटा ही रहेगा, ऊपर की तरफ घर्षण बल भी लग रहा है। अब अपन क्या करें? तो एनएलएम के तरीके से करेंगे तो ये पेज लेगा 1, और वर्क एनर्जी थ्योरम के कंसेप्ट से करेंगे तो ये लाइन लेगा 4, मतलब एक पेज, और मैक्सिमम 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो बेसी बात है, नया कुछ बढ़िया कुछ सीखो। तो ये तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है किसी वस्तु पर किया गया सभी बलों द्वारा कार्य, अब इस पे जितने भी बल लग रहे होंगे सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्स में इसमें पहले जज करिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो ग्रेविटी लग रहा है, दूसरा संपर्क में होने के कारण नॉर्मल लग रहा होगा हर जगह पे, और तीसरा घर्षण लग रहा है। तो इसको 3 हिस्से में तोड़ेंगे। अब मैं समझा रहा हूं इसलिए 3-4 लाइन लिखने की जरूरत है, नहीं तो मैं तो एक ही लाइन लिखता और आंसर आ जाता। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अभिलंब नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय घर्षण इज इक्वल टू डेल्टा के। और ये गतिज ऊर्जा परिमेय से सवाल आसान क्यों है सॉल्व करना, शायद ये बात आपको यहाँ पे दिख गया होगा। कैसे?
प्रारंभिक वेग इसकी 0 तो गतिज ऊर्जा 0, अंतिम भी वेग इसकी 0 तो गतिज ऊर्जा 0, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0, तो ये टर्म आ गया 0। अभिलंब बल द्वारा कार्य 0, क्यों भाई? क्योंकि अभिलंब बल हमेशा इसके विस्थापन से, विस्थापन इधर होगा और अभिलंब बल इधर है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये भी 0। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा साहब? वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये दिया हुआ ना भी हो, आधा रफ आधा स्मूथ दिया हो, तो भी मान लो कि ये दूरी टोटल 2s है, तो 2s का लंबवत ये लंबाई क्या हो जाएगा? 2s साइन थीटा। कैसे? तो लिख लेना साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ये लंब h कर्ण 2s, तो 2s साइन थीटा बराबर h, तो ये हो जाएगा तुम्हारा mg इंटू 2s साइन थीटा। क्या होगा? 2s साइन थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं सॉरी घर्षण बल का कार्य, और घर्षण बल का कार्य निगेटिव है तो इसको उधर ले जाओ, बाकी तो दोनों 0 ही हो गए हैं, तो उधर पॉजिटिव होगा, कोई बात नहीं। घर्षण बल होगा म्यू mg cos थीटा, पूछना मत कैसे आया, बहुत मारूंगा। म्यू mg cos थीटा घर्षण बल, और यहां से यहां तक विस्थापन कितना हो गया? s, क्योंकि घर्षण बल इस पे तो लगा ही नहीं था, स्मूथ पे रफ पे ही लगा था, तो ये सब आ गया s। यहां से s से s काट ले पहले, ठीक है सर, तो mg से mg भी काट ले, 2 इधर रहने दे, 2 इधर रहने दे, ओहो मत रहने दे, cos थीटा को इधर ले आ, तो 2 साइन बटा cos tan थीटा, 2 tan थीटा, म्यू की वैल्यू आ गई, यही तुम्हारा आंसर आ गया। कितनी लाइन लगे बोल? 2। अरे तो इसको भी लाइन गिनेगा क्या बे? समझ में आया कि नहीं आया? आसान है या नहीं है? ईमानदारी से बताओ, एकदम ईमानदार हो तो बताओ। तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अरे तुम्हें सब एक ही जैसा लगता है, ये भी वही है वो भी वही है, बढ़िया कराओ, आसान सवाल कराओ, काला अक्षर भैंस बराबर है सर, हम बायोलॉजी के बच्चे हैं, नीट में फिजिक्स भी आता है। यही तो दुर्भाग्य की बात है तुम्हारे लिए कि नीट में फिजिक्स आता है। हर दिन दुआ में यही बनाते हो सर नीट में काश फिजिक्स नहीं आता ना तो हम डॉक्टर बन जाते। बायोलॉजी सबका अच्छा ही होता है, किसका खराब देखा तूने बायोलॉजी? 100 में से 1-2% बच्चे होते हैं जिनका बायोलॉजी खराब होता है, 99% बच्चों का बायोलॉजी ठीक ही होता है। सिलेक्शन कौन कराता है? सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। सब्जेक्ट कौन पढ़ने लायक है? सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। बायोलॉजी पढ़ लेना, बायोलॉजी लास्ट के 2-3 महीने में भी पूरा हो जाता है। सब्जेक्ट तो साफ फिजिक्स ही है जो तुम्हारा प्राण निकालेगा। ढंग से लिख लो इसको। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, पीछे मत देखो, आगे देखो। मान लो ये सरफेस लिया हमने और ये सरफेस है तुम्हारा रफ, जिसका घर्षण गुणांक मान ले म्यू इज इक्वल टू 0.5 है। एंगल है ये 37 डिग्री और ये ऊंचाई मान लो 80 मीटर। यहाँ से ब्लॉक लिया है मास का, इसको यहाँ से किया मुक्त, तो इसकी वेलोसिटी होगी 0। ये है सरफेस स्मूथ, ठीक है। तो बताइए जब ये नीचे गिर रहा तो स्मूथ सरफेस है, गिरता आएगा रफ्तार में भागता आएगा, और जब यहाँ आएगा तो ये रफ है, तो इस पे कितना दूर चल के ये रुक जाएगा? मान लो यहाँ पहुँच गए, रुक गया, तो 36 सतह पे, 36 खुरदुरी सतह पे कितना दूरी चलने के बाद ये विरामावस्था में आ जाएगा। चलो साहब इसको हल करते हैं। कैसे हल करें? हल करने से पहले बैल चाहिए। देख इधर, प्रारंभिक वेग इसका क्या बोलो? 0। अंतिम वेग क्या है? 0। तो गतिज ऊर्जा परिमेय लगाना देखो कितना आसान है। इसमें कितने बल लग रहे हैं? 3। ग्रेविटेशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 0। तो मैंने क्यों बोला था कि ये परिमेय बहुत यूजफुल है? क्योंकि सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, ये एनएलएम में भी अप्लाई हो रहा है। मैं तुम्हें इसको फ्लूइड में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, ग्रेविटी में भी दिखाऊंगा, ग्रेविटेशन में भी दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट में भी दिखाऊंगा, मैग्नेटिज्म में भी दिखाऊंगा, मॉडर्न में भी दिखाऊंगा, हर जगह दिखाऊंगा, दिखाता ही रहूंगा। और स्पेशली उस जगह तुम भी इसको यूज करना जहां पे अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग शून्य हो। वहां तो समझ जाना कि कार्य ऊर्जा परिमेय यूज करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 नॉर्मल का कार्य 0, क्योंकि इस यहां पे भी नॉर्मल ऊपर, विस्थापन आगे, यहां पे भी नॉर्मल लंबवत, विस्थापन इधर, ओहो विस्थापन इधर, लंबवत है, राइट। चल चल चल, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क बोलो, mg into h बराबर घर्षण का वर्क बोलो म्यू mg, क्योंकि घर्षण यही लगेगा, और यहां से लेके यहां तक गुरुत्वाकर्षण का जो वर्क होगा वो mg into वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे, सिर्फ 80 मीटर।
तो एच म्यू एम जी इंटू एस। यहाँ पे घर्षण बल म्यू माइनस आएगा क्योंकि घर्षण इधर लगेगा और विस्थापन आगे होगा, तो माइनस म्यू एम जी इंटू एस बराबर 0। क्या यार, एक एक लाइन का सवाल है, थोड़ा महसूस कर इस बात को, एक एक लाइन का सवाल है, ये भी तुमसे नहीं होते कभी कभी। एम जी से एम जी कटा, एस इज इक्वल टू, इस कर ले आओ, तो म्यू एस इज इक्वल टू एच, एस इज इक्वल टू एच बाई म्यू, एस इज इक्वल टू एच की वैल्यू बोलो 80 और म्यू की वैल्यू बोलो 0.5, तो 1/2, तो ऊपर चला जाएगा तो 180 मीटर। एस बराबर 180 मीटर इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है क्या? एक बढ़िया सवाल कराओ, झेल पाएगा तो मजे आ जाएंगे। है 2 लाइन का कैलकुलेशन, लेकिन बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पॉज करके लिखो। और नीट 2014 का पूछा हुआ सवाल है, स्क्रीन पॉज करके लिखो बेटा। चलो नीट 2014 का देखेंगे अपन सवाल। का कहता है वो सवाल, वो कहता है कि एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड फिल्डेड है। सर हमने तो फ्लूइड पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं। कोई भी वस्तु अगर द्रव में डूबा होता है तो द्रव उस पर एक बल लगाता है। मान लो ये द्रव का घनत्व है रो, ठीक है ना। उसके अंदर में अगर m मास का वस्तु रख दिया जिसका घनत्व है सिग्मा, आयतन है v, किसका? साफ साफ यहाँ पे एरो बना ना, वस्तु का, और ये द्रव का घनत्व है, वस्तु का आयतन है सिग्मा। तो इस पे एक अपथ्रस्ट बैंड फोर्स लगता है लिक्विड के द्वारा, द्रव के द्वारा। तो वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की दिशा में बल लगेगा ρv जी। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं सर कैसे लगेगा, ये फ्लूइड में पढ़ाऊंगा। अभी मान ले कि किसी भी चीज को द्रव में डुबाते हैं तो द्रव द्वारा अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की दिशा में एक बल लगता है ρv जी, एक बल लगता है ρv जी। चलो क्या तुमने बचपन में जब छोटे थे तो बाल्टी में बॉल दे देते थे घर वाले खेलने के लिए, तो बॉल को तुम पानी में नीचे डुबा के छोड़ते थे। जब छोड़ते तो अचानक से भाग के ऊपर आता था। ऐसा क्या था साहब जो अचानक से भाग के ऊपर आता था? आज भी एक बकेट लो, कोई खास बात है, बकेट लो और उसमें क्या करो कि एक खाली प्लास्टिक का डब्बा, मतलब हल्का डब्बा एकदम, उसको पानी में रख के छोड़ दो, तो यही बल लगता है जिसकी वजह से वो ऊपर भाग के आता है। तो यहाँ पे मैंने वस्तु को रख दिया और यहाँ से साहब किया मुक्त किया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जी? और जैसे ही मैंने मुक्त किया तो ऊपर की तरफ भागेगा। ओहो हो, ऊपर भागेगा। मान लो कि द्रव के अपर सरफेस की गहराई थी h। बेटा अच्छा सवाल है और नीट का पूछा हुआ है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो देखो h नीचे था, जैसे भागता जाएगा और द्रव के सरफेस से आके रुकेगा नहीं, यहां से ऊपर उछलेगा। तो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक उछलेगा? एक इंपॉर्टेंट बात, मतलब अधिकतम ऊंचाई पे वेग क्या हो जाता है वस्तु की? 0। तो वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई पे उछलेगा? यदि मुक्त किया जाए तो वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई तक उछलेगा? वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई तक उछलेगा? उछलेगा, है ना? तू गिरा रहे यार, तो बताओ, पहले सवाल लिख लो अच्छे से भाई साहब, नहीं तो तुम हैंग कर जाओगे। बुद्धि है तुम्हारा है ही नहीं, निगेटिव है तुम्हारा बुद्धि। अच्छे सवाल लिखते ही हैंग कर जाते हो। तो काम करो, अच्छे से लिख लो सवाल, अब उसका सॉल्यूशन लिखो। कार्य ऊर्जा परिमेय, तो ध्यान से सुनो। जैसे ही मैं वस्तु को ऐसे मुक्त करूंगा तो उसकी वेग क्या है? 0। गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लगेगा नीचे, या तो तू आबाद कर दे, और बैंड फोर्स लगेगा ऊपर, या तो बर्बाद कर दे। और बैंड फोर्स की वजह से ये भागेगा ऊपर की दिशा में। कहाँ भागेगा? ऊपर की दिशा में। सर ज्यादा होगा क्या बैंड फोर्स? तो प्लास्टिक जैसा हल्का वस्तु ले लूंगा तो mg तो उसका नेग्लिजिबल होगा और बैंड फोर्स वो भी उसका ज्यादा होगा, तो ऊपर भागेगा। ऊपर भागता हुआ जब जाएगा तो 2 ही वस्तु इस पे कार्य कर रहा है। तो ग्रेविटी का कार्य प्लस बैंड फोर्स का कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो जितने ही सवाल अभी मैंने चूज करे हैं, जानबूझ के करे हैं। अभी एक आइटम तो सीखो तो दूसरा आइटम सिखाऊंगा जिसमें अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दोनों 0 है। और ऐसे 1-2 सवाल नहीं बनते, खूब सारे सवाल बनते हैं।
अंतिम गतिज ऊर्जा 0, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। वस्तु जा कहां रहा है? ऊपर। और पानी में हो या हवा में हो, गुरुत्वाकर्षण बल mg तो नीचे लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य होगा mg इंटू कैपिटल H प्लस स्मॉल h। बोलो काहे? अरे बोलो काहे? कि वस्तु जब इसमें था तो h और ऊपर गया तो स्मॉल h, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ओहो हो, हाँ माइनस था तो लिख ले माइनस, प्लस बैंड फोर्स। बोल बैंड फोर्स ऊपर कितना? बोल रो वी जी, ये मान ले दिया हुआ है सवाल में, रो वी जी। द्रव का घनत्व, वस्तु का आयतन इंटू जी, और जब तक वो द्रव में रहेगा तभी तक लगेगा ऊपर, तो द्रव में तो h ही ऊंचाई तक रहेगा, तो इंटू h इज इक्वल टू 0। जो कट रहा है उसको काट दो, तो g से g कट रहा है, काट दो। m को उधर ले जाओ और द्रव्यमान को लिख सकते हैं घनत्व गुना आयतन, तो इसको सिग्मा v लिख लो, तो सिग्मा v कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू रो वी एच। तो v से v कट गया। अब हमें निकालना क्या था? स्मॉल h, तो स्मॉल h कैसे निकालेंगे? तो सिग्मा इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H इधर आ जाएगा, तो रो कैपिटल H माइनस सिग्मा कैपिटल H, तो कैपिटल H कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा रो माइनस सिग्मा इंटू कैपिटल H, बट इस सिग्मा को नीचे ले आओ, ये तो फायदा होता है ऐसे बोर्ड पे, सिग्मा को बटा सिग्मा, ये आंसर आ गया, ये मैक्सिमम हाइट है। तो बेटा कार्य ऊर्जा परिमेय, फिर से मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या ये बात? स्क्रीन पॉज करके सॉल्यूशन भी लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा सॉल्यूशन लिखिए अच्छे से। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, क्या दिखाऊं तुम्हें? आओ दिखाता हूं। ऐसा सवाल है, ये सरफेस बनाया हमने, ये ऊंचाई है जमीन से h जो कि 3r के बराबर है। r क्या है? तो इस ट्रैक का त्रिज्या, सर्कुलर ट्रैक बनाया ना, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, इस ट्रैक का त्रिज्या, और यहां से एक वस्तु लिया अपन ने m मास का, और इसको किया साहब मुक्त मतलब इसकी वेलोसिटी 0। अब जैसे ही मैंने इसको मुक्त करा, तो मुक्त करते ही ऐसे आएगा, गिरेगा, ऐसे जाएगा 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 जाएगा। अब इस सर्कुलर ट्रैक के जब अधिकतम ऊंचाई पे होगा तो इसकी चाल क्या होगी? एकदम टाइम पास सवाल है साहब, तुम्हें लग रहा है वाह सर क्या जबरदस्त आपने बनाया सवाल, एकदम घटिया है सॉल्व करना अगर आता है ना। तो देखो वस्तु कहीं भी चल रहा हो, कैसे भी चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, किधर घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, पता ही नहीं क्या, लेकिन वस्तु पर कार्य ऊर्जा परिमेय लग सकता है। क्या जबरदस्त नियम बताया तुमने, कार्य ऊर्जा परिमेय, जो भी बना के गया वो महान ही था। वर्क डन, किया गया कार्य थ्रू आउट द मोशन, घर्षण नहीं है इसमें, दो ही बल लग रहे हैं, एक अविलंब, जब विलंब लगे ना परपेंडिकुलर सरफेस के हमेशा, और ब्लॉक सरफेस पे ही चलेगा नॉर्मल, और दूसरा ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओहो हो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर हमने निकाल लिया, प्रारंभिक 0 और अंतिम हाफ mv² जो हमें v निकालना है। वाह भाई, हाफ mv फाइनल का पर ये हमें निकालना है। ओहो हो, तो यहाँ पे नॉर्मल का वर्क 0 और ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा mg। अब सुनो ग्रेविटी का वर्क कैसे लिखेंगे। ग्रेविटी का वर्क हमने सिखाया तुम्हें, वस्तु चाहे सरल रेखा पे चल रहा हो, परवलय पे चल रहा हो, वृत्त पे चल रहा हो, अति परवलय पे चल रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि वस्तु नीचे कितना गया, आगे कहां गया, हमें कोई मतलब नहीं है। तो नीचे कितना गया, तो जमीन से ये 2r ऊंचाई पे होगा, अबे त्रिज्या r है तो डायमीटर 2r होगा, और यहां से इसको ऊंचाई 3r से छोड़ी थी, अब ये 2r पे है, तो नीचे कितना आया, r नीचे, mg नीचे और r विस्थापन नीचे, तो ये होगा साहब mgr, जहां पे m से m कटेगा 2 इधर आ जाएगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gr। सुन तूने मोशन अंडर ग्रेविटी में, अरे यार मोशन अंडर ग्रेविटी में ये पढ़ा है कि वस्तु अगर एच आर जितनी भी नीचे दूरी तय करता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है रूट अंडर 2gh। वर्टिकली नीचे कितना आया है h। अब वो देख यहाँ पे सवाल कैसे बना दिया, पहले तो 1 में हम कैसे बोलते थे कि सीधा चल के आया है, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक बना दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नीचे आए तो रूट अंडर 2gr, 2r नीचे आए तो रूट अंडर 2gr। समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखो, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखो, हो गया? चलो अब तुम्हें एम्स का सवाल कराते हैं।
सर इतने सवाल आते हैं क्या इस एक ही थ्योरम पे? आप AIIMS सवाल कराए जा रहे हो क्या? इतने सवाल आते हैं क्या? अबे इतने तो तूने देखे कहाँ है? ये इतना अच्छा थ्योरम है ना कि तुम्हें एग्जाम में, नीट में इस थ्योरम पे 2 या 3 सवाल जरूर मिल जाएंगे। किसी भी चैप्टर्स के हो सकते हैं, लेकिन 2 से 3 सवाल यहां से तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। तो देखो भाई, एम्स वालों ने एक बढ़िया सवाल बनाया, या तो तू आबाद कर दे, ऐसा ट्रैक है ये, घर्षणहीन। म्यू क्या है बोलो? 0। और ये साहब ग्राउंड, यहां से इसकी ऊंचाई है 20 मीटर की। यहां से उसकी ऊंचाई है 65 मीटर। ले लूं क्या? चल, ये चौड़ा और 65 मीटर की। अब पक्की बात है यार, एम्स वालों ने बनाया तो थोड़ा तो कुछ भी करेंगे ही ना। अब यहां से वस्तु को मुक्त किया, एम मास की वस्तु को क्या करा? मुक्त किया। वस्तु ऐसे 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 आया और यहां पे हॉरिजॉन्टली निकल गया। तो तुमसे पूछा कि जहां से ये हॉरिजॉन्टली निकला, यहां से इसका क्षैतिज प्रयास कितना होगा? में कितना आगे जाके ये गिरेगा ऐसे? ओहो, प्रोजेक्टाइल करेगा क्या? बिल्कुल। जब ये फ्री हो जाएगा और हॉरिजॉन्टली किसी वी वेग से चलेगा तो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए ये कितना क्षैतिज प्रयास होगा इसका? बताओ। बुझाया क्या है सवाल? समझ आया क्या है सवाल? अब देखिए हम इसको करेंगे सॉल्व। तो अपन लगाएंगे कार्य ऊर्जा परिमेय। कार्य ऊर्जा परिमेय कहता है साहब, किया गया कुल कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिमेय। अब यहाँ पे कार्य कर कौन रहा है? कार्य तो एक ही है। अगर मैं यहां से यहां तक का मोशन मानूं, यहां से यहां तक, तो ग्रेविटेशन है, क्योंकि नॉर्मल तो मोशन से हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा होगा। अरे करा दूंगा नॉर्मल का कार्य कभी और। तो नॉर्मल कार्य ही नहीं कर पा रहा, तो वर्क में तो नॉर्मल कार्य करके दिखाया था ना मैंने तुम्हें। ऐसे चल रहा था ऑब्जेक्ट, ऐसे चल रहा था। तो अब सरफेस के लॉन्ग चल रहा है और नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वो होगा mg। और यहां तक देख रहा हूं तो मुझे तो देखना है कि नीचे कितना गिरा, बस कितना गिरा? 45 मीटर। तो mg इंटू 45 इज इक्वल टू हाफ mva स्क्वायर प्लस माइनस 0, क्योंकि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 और अंतिम ये रहा। m से m कटेगा, 2 आ जाएगा तो 90 गुना 10 900 रूट अंडर 900। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 900 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो वही सवाल हो गया जो पिछले वाले स्लाइड में करा था मैंने। अभी देखो वर्टिकल सर्कल बना लिया हो, कुछ भी बना लिया, लेकिन यार कुछ भी बना ले क्या फर्क पड़ता है? नीचे कितना है वो वेलोसिटी बता देगा। अब ये हॉरिजॉन्टली निकल रहा है, वैसे भी गतिज ऊर्जा यहाँ से तुम चाल निकालते हो, चाल, और ट्रैक से तुम्हें पता चला हॉरिजॉन्टल निकला है। तो हॉरिजॉन्टल दिशा में इसकी कितनी वेग होगी, इससे तो फर्क नहीं पड़ता है ना कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, और ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। तो इसका अर्थ टाइम फ्लाइट होगा रूट अंडर 2h/g। h की वैल्यू बोलो 20, तो ये हो जाएगा 2 × 20/10 रूट 4 मतलब 2 सेकेंड। ओहो हो। और रेंज होता है x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। बताओ x की वेलोसिटी कितनी है? 30 और टाइम फ्लाइट है 2, तो ये हो जाएगा तेरा 60 मीटर। 60 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको ये समझ आया बहुत अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए पहले। नेक्स्ट देखिए बेटा, मान लीजिए आपसे सवाल ऐसा दिया हुआ है, यदि 2 kg का वस्तु, कितने का वस्तु है भाई? 2 kg का वस्तु एक बल के अधीन चल रहा है, एक बल के अधीन गति कर रहा है, गति कर रहा है, तथा उसका स्थिति x बराबर, स्थिति यहां लिख लेते हैं अपन, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर 3 2t क्यूब, टी क्यूब बाई 3 प्लस 4 है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कार्य बताएं। क्या लाजवाब सवाल है। अब यहां पे बेटा बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि आपसे जब भी कार्य पूछता है तो आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
2 kg का वस्तु, मतलब क्या बताया? द्रव्यमान। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको एक बार लिख लेने में कोई बुराई नहीं होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान साहब 2 kg का है। एक बल के अधीन, एक बल के अधीन मतलब एक बल लग रहा है उसपे, जो जिसके अधीन वो गति कर रहा है। कोई वस्तु अपने आप तो नहीं चलेगा, उसको खींच के ले जाएगा। तो किसी वस्तु को जिसका द्रव्यमान 2 kg का है, एक बल के अधीन गति कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति x बराबर t³/3+4 दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो t = 2 सेकेंड में, कितने सेकेंड में कार्य पूछा है? तो 2 सेकेंड में कार्य का मान बताएं। बता कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सवाल में क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान, जिसका हमें कोई काम ही नहीं है। हमें क्या करना है? बल और विस्थापन चाहिए। यह स्थिति दिया हुआ है। तो स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? बोलो। स्थिति में परिवर्तन होता है विस्थापन। तो ये तो विस्थापन मिल गया, लेकिन बल कहां से लाओगे भैया? वो कह रहा है कि बल के अधीन गति कर रहा है, लेकिन बल का मान नहीं बताया। तो बल कहां से लाऊंगा? कोई है तरीका तुम्हारे पास तो बताओ। सोचो सोचो सोचो, स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट सोच के बताओ। तो सर एक काम कर सकते हैं, ये x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। इस x को अवकलन करेंगे तो वेग आएगा, और वेग को अवकलन करेंगे तो त्वरण आएगा, और त्वरण अगर आ गया तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। वाह बेटा, क्या किया बोलो? विस्थापन दिया, स्थिति दिया हुआ था, स्थिति को अवकलन करा तो वेग आया, है ना? स्थिति में परिवर्तन की तरफ वेग आया। वेग को अवकलन करा तो त्वरण आया। द्रव्यमान गुना त्वरण किया तो बल आया। फिर बल को यहां रख दिया। आहा, स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन आया, उसको यहां रख दिया। बल भी निकाला, स्थिति भी निकाला, ये कार्य निकल गया। लेकिन निकालते निकालते तेरा जीवन निकल जाएगा। अबे एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ गया तो कब तक निकालेगा? अगर ज्यादा निकालोगे बेटा तो निकल लोगे फिर। तो अपने को ये करना है क्या? तू सोच ले, करना है तो ये कर ले, नहीं तो मैं बताऊं क्या करना है। एक ही लाइन में आंसर आएगा। सर कैसे? तो सुन ध्यान से। मैं इतना इसलिए समझाया कि अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं, अगर मैं वो डायरेक्ट बता देता तो तू हल्के में लेता, हाँ ठीक है, और कल मैं उठा के आ जाता कि सर ये सवाल का देखो ना बड़ा आंसर मुश्किल है, तो घुमा के थप्पड़ मारूंगा, ये काम तुम्हारे दिमाग में आएगा, लेकिन करना नहीं है। तुम्हें लगेगा कार्य बराबर F × S, और ऐसे हम निकाल लेंगे, लेकिन निकालना नहीं है। तो बिना निकाले कैसे होगा? बिना निकाले भी हो सकता है। देखो ध्यान से, हाँ x है, तो x बराबर क्या बोलो? t³/3+4, यही है ना? एक काम करो, इसका करो अवकलन। सर निकलवा तो रहे हो, एक बार कर तो सही, एक बार बस, एक बार इसका अवकलन करोगे तो t³ का अवकलन बोलो क्या होगा? 3t²/3, और 4 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। तो यही आएगा, 3 से 3 कटेगा, t² आएगा। अच्छा, और अभी तूने पढ़ा था कार्य ऊर्जा परिमेय। वो कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू, सिंपल हो जाता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, हो हाफ अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस हाफ प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, अपन m कॉमन निकालते हैं, तो vf का होल स्क्वायर माइनस vi का होल स्क्वायर आ जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान बताओ कितना दिया हुआ था? वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ था 2 kg का, तो बटा 2 है, कैंसिल हो जाएगा। और ये रहा वेग t²। तो देखो, जब तुम्हें प्रारंभिक वेग चाहिए, प्रारंभिक कब? जब समय 0 होता है, उसी को प्रारंभिक कहते हैं। तो t 0 रखने से ये क्या हो जाएगा? 0। और अंतिम वेग कब होता है? तो 2 सेकेंड में तुम्हें कार्य पूछा, तो 2 सेकेंड में वेग निकाल लो। तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो वेग 4। तो यहाँ पे रख दो। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया? 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे वेग आ गया तुम्हारा, वेग कितना बोलो? 4। तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और प्रारंभिक वेग था 0, 16 जूल आंसर आ गया। ये कार्य आ गया, ये कार्य आ गया। बे कहां निकाला हमने त्वरण, कहां निकाला बल? एक पेज लग जाएगा इसको ऐसे ऐसे करते करते। यहाँ पे क्या किया हमने? देखो 3 लाइन में सॉल्व हो गया सवाल। कैसे किया वो समझो, कैसे किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सवाल तुम्हारे मॉड्यूल में भरे पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल बनाने वाला जानता है कि तुम निकालोगे, और तुम्हारी जो इंटेंशन है, जो तुम गलती कर सकते हो पहले से पता है, इसलिए ऐसे सवाल बना के देता है। तो याद रखना, जब भी x दिया हो और तुमसे बल ना देके सीधे कार्य पूछ रहा है, तो तुम उसको अवकलन करके वेग को अवकलन करके त्वरण को अवकलन करके बल जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाए। क्लियर है क्या? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, और ये सारा कुछ लिखना है, और लिखना है कि हमें नहीं करना है। एक अल्टरनेट मेथड और हमें मिल गया है कार्य निकालने का। समझ आया कि नहीं है? स्क्रीन पॉज करके ढंग से लिखिए बेटा, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा।
नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। देखिए, यदि वस्तु का गतिज ऊर्जा समय के समानुपाती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा समय के समानुपाती है, तो वस्तु पर t समय में कार्य बताए। या रुक जाओ यार, वस्तु गतिज ऊर्जा समय के समानुपाती है, गतिज ऊर्जा विस्थापन x के समानुपाती है। चलो, तो त्वरण या बेग x के फलन में बताएं। चल, मजा आ जाएगा। फलन में बताएं, एकदम नया सवाल तुम्हें लगेगा, बुझाएगा नहीं कैसे करना है, समझना। यदि वस्तु का गतिज ऊर्जा विस्थापन के समानुपाती है, मतलब विस्थापन गतिज ऊर्जा x के समानुपाती है, तो तुमसे क्या पूछा है? बेग पूछा है। x के फलन में बेग बताओ। हो कैसे निकालेंगे? तो सर ये क्या पूछ लिया, तो आसान है, देखो कैसे। गतिज ऊर्जा क्या होगा? हाफ mv², यही तो होता है, x के समानुपाती। तो यहां से तुम्हें ये बात समझना है, कि m/2 तो नियत है, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x। तो वे x के समानुपाती पूछा है, तो ये आंसर आ गया। कोई खास बात नहीं था, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, आसान है यार। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, यदि वस्तु का वेग v बराबर क्या बीटा रूट x है, तो गतिज ऊर्जा या कार्य x के फलन में बताएं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, कार्य तुमसे पूछा है, कार्य होता है f.s। अब मैं तुम्हें असल में कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सवाल मिल गया जिससे मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाना चाहता था, पिछला सवाल में मजे नहीं आए। देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? f.s। अब मेरी बात सुनना, वर्क इज इक्वल टू f.s होता है। तुमसे पूछा कार्य है, अब तुम्हें बताया बेग दिया v इज इक्वल टू बीटा रूट एक्स। समझ आ, देखना है, मजा आ जाएगा। बेग दिया तुम्हें बीटा रूट एक्स, बेग क्या दिया? बीटा रूट एक्स। और तुमसे पूछा क्या? कार्य क्या होता है? f.s। कार्य क्या होता है? f.s। ना तो तुम्हें s पता, ना तुम्हें f पता, क्या तुम एक से s निकाल सकता है? हाँ, समाकलन करना पड़ेगा। क्या तुम एक से f निकाल सकता है? हाँ सर, उसका अपकलन करके त्वरण निकाल दूंगा, मास से गुणा कर दो, बल आ जाएगा। बल गुणा विस्थापन होता है वर्क। तो ये v से वर्क निकाला जा सकता है, ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका, ये आपको नहीं करना है। दूसरा तरीका सुनो ध्यान से, वर्क इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा मतलब हाफ mv² में परिवर्तन, ठीक है। और x के समानुपाती, जब x 0 तो बेग 0 रहा होगा, तो अंतिम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 ही होगा, तो अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ mv² और b बीटा रूट x मतलब m/2, v² मतलब इसका स्क्वायर मतलब बीटा इंटू x, मतलब कार्य बराबर आ गया mv β²/2। आंसर ले लो, ये आंसर है। कैसे निकाला? समझता रहे, समझ आए कि नहीं है? दो तरीके हैं, तो ये आपको जज करना पड़ेगा कौन से तरीके से कार्य निकालना आसान है, f.s से या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए।